नमस्कार, आपकी बात मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बनाए जाने के बाद सिंधिया को मोदी कैबिनेट में शामिल करने की अटकलें तेज हो गई थीं। ऐसे में बीजेपी में नए और पुराने नेताओं को लेकर कांग्रेस तंज कसने से नहीं चूक रही। सवाल यही है कि क्या बीजेपी में नए नेताओं के लिए पुराने नेताओं को किनारे लगाया जा रहा है, और क्या वाकई में अब नई बीजेपी में पुराने नेताओं के लिए कोई जगह नहीं बची है? आइए इसी पर करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बनाए जाने के बहाने कांग्रेस ने कैसे बीजेपी पर तंज कसा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय SC/ST के खिलाफ है और थावरचंद गहलोत जी जो कि इन वर्गों से आते हैं उनको हटाया जा रहा है। और जहाँ तक सिंधिया जी का मामला है वो हाईजैक कर लिया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को। और बीजेपी के वो कार्यकर्ता 40 साल से जिन्होंने खून पसीने से बीजेपी को सींचा है वो सब बाहर कर दिए जा रहे हैं एक एक करके। बीजेपी में एक ही सूत्र है। अब पहले कहते थे पार्टी विद डिफरेंस, अब एक ही पार्टी विद डिफरेंस एक ही हो गई कि खरीद फरोख्त करके, लालच दे के, तोड़ फोड़ करके, गरीबों SC/ST को दबा के जैसे भी पावर में कैसे रहा जाए, इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो ऐसे में क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे आज के सवाल जो हैं वो बहुत सीधे और सिंपल हैं। सिंधिया इन, गहलोत आउट, मोदी का 2024 प्लान, कांग्रेस क्यों है परेशान, पुराने नेताओं के बहाने कांग्रेस मारे ताने, नए पर मेहरबान तो पुराने क्यों है परेशान। जी हां, ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों को हम आज उठाने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हम सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। आइए सीधे रुख करते हैं हम अपने खास मेहमानों का। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हमारे साथ JP धनोपिया, कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो जुड़ चुके हैं। धनोपिया जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और साथ ही साथ अरुण दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका वक्त देने के लिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को। सबसे पहले मैं आता हूं JP धनोपिया जी। बीजेपी के अंदर कोई आए कोई जाए, किसी को इन करें किसी को बाहर करें, अब तो सब उनके अपने हैं। कभी थे कांग्रेस के, कभी थे बेगाने, अब तो मोदी जी ने भी स्वीकार कर लिया है। सर, कांग्रेस कब तक उन्हें बाहरी कहती रहेगी? अभिलाष जी, कांग्रेस पार्टी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है किसको मंत्री बना रहे हैं, किसको हटा रहे हैं, लेकिन चूंकि सरकार में है, जनता के द्वारा चुने हुए तो नहीं है, वो नोटों से खरीदी हुई सरकार के मुखिया लोग हैं। केंद्र सरकार हो सकता है वोटों से चुनी गई है, इसलिए कह सकता हूं। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के ऊपर, दलित वर्ग के ऊपर जो हालात बने हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, वो आप सबके सामने है। हालात कितने बद से बदतर हैं। नेमावर में 5 परिवार, एक सदस्य के परिवार के 5 लोग हत्या कर दी गई, 2-3 बच्चियों से बलात्कार घटनाएं कर दी गई, रोज माताओं बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। क्या क्या हो रहा है, 2-3 बार मतलब गैंग रेप हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दलितों के बारे में, आदिवासियों के बारे में कोई बातें नहीं करते हैं। यहाँ तक कि नेमावर की जो घटना हुई है, इससे 5 लोगों को अवैध बिल्कुल हत्या कर दी गई है, 2 बच्चियां, 1 लड़का, 1 मां। मुख्यमंत्री जी देखने तक नहीं गए, जगह तक देखी नहीं है। आदरणीय गृह मंत्री जी को होश ही नहीं है, अपने कपड़ों को बिल्कुल गलफ लगाने के अलावा कोई काम ही इनके पास नहीं है। अब ऐसे में हमें शिकायत इस बात की है, किसको रख रहा है, किसको हटाए। देखिए, एक दलित मंत्री थे हमारे आदरणीय गहलोत जी, उनको हटाए कि सामंत, फिर मंत्री बनाने की चर्चा हो रही है। इसमें आपत्ति हमें बाकी किसी पे नहीं है। लेकिन दलित को राज्यपाल भी तो बना दिया धनोपिया जी उन्होंने। तो अब मंत्री, तो इसका मतलब मंत्री यहाँ जो मंत्रियों पे अत्याचार हो रहे हैं जनता पर, अब वो देखने वाला तो कोई नहीं है। राज्यपाल क्या करते हैं? राज्यपाल तो हमारे मध्य प्रदेश में आ गए हैं। अच्छा। आदरणीय महामहिम मंगू भाई, जयंत भाई पटेल जो भी है, तो राज्यपाल की भूमिका तो बड़ी नगण्य होती है। राज्यपाल तो शोपीस के तौर पर बैठा रहता है। राज्यपाल का आपने देखा है कि लिमिटेड दायरा है, राज्यपाल कुछ कर ही नहीं सकते। राज्यपाल के पास क्या भूमिका है? हितेश जी, मध्य प्रदेश में दलितों को देखने समझने के लिए कम से कम कोई था तो सरकार, राज्य सरकार तो देख नहीं रही थी। कांग्रेस का साफ कहना है कम से कम नाम को ही सही कोई तो था, अब तो वो भी नहीं है। किसके सहारे रहेंगे मध्य प्रदेश के दलित, आदिवासी और तमाम लोग? देखिए अभिलाष जी, होता क्या है कि कांग्रेस क्यों फेल हो रही है, कभी सोचा आपने? कांग्रेस से फिजिक्स का सवाल पूछो तो उसमें केमिस्ट्री लिखने लग जाते हैं, वो भी उल्टी सीधी लिखते हैं क्योंकि उनको नाम ही नहीं पता रहता है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। बहुत सीनियर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है धनोपिया जी,
धनोपिया जी शोभा नहीं देता जो व्यक्ति राज्यपाल की शपथ लेने जा रहे हैं उनको बोले उनका क्या नाम, मैं यदि बोलूं अप्पू पप्पू झप्पू कौन है अध्यक्ष आपका, आपको अच्छा लगेगा क्या? तो मुझे लगता है देखिए हम लोग पहली बार नाम सुना है ना, पहली बार नाम सुना है तो भाई, पहली बार नाम सुना है। देखिए मैं वारे जाऊं आपकी इस निश्चलता के ऊपर। नहीं मैं पहली बार नाम सुना है भाई, हमने नाम ही नहीं सुना, कोई इतना बड़ा नाम नहीं है जिसको सुनने में आ जाए। मेरी बात तो सुन लीजिए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए सर, आप बहुत बड़े हैं उनसे, मैं समझ रहा हूँ आपके लिए बहुत छोटे हैं वो। और क्या होता है साहब, हम बाल कितने काले माँ मही होते हैं, वो तो आपने कहा सुन लीजिए धनोपिया जी, जनता देख रही है, माँ मही की भूमिका कितनी होती है आप भी जानते हो। महाराज माँ मही लिमिटेड दायरा होता है, जनता देख रही है माँ मही की भूमिका कितनी है। आपने एक व्यक्ति को हटा के मंत्री बना के हटा के माँ मही बना दिया, बहुत सीनियर पैनल है, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं। धनोपिया जी एक बार बात पूरी कर लें हितेश जी, फिर मैं आपके पास आता हूं। जी हितेश जी। दूसरी बात देखिए, अरुण दीक्षित जी जैसे बहुत सीनियर पर्सन बैठे हुए हैं जिन्होंने साहब चौथा दशक शायद वो देख रहे होंगे भारत की राजनीति और संस्थाओं पे बैठे हुए लोगों का, ऐसे सर अपशब्द सूचक शब्द नहीं बोले जाते साहब। बाल कितने ही काले कर ले, धनोपिया जी के भी चौथा दशक पूरा हो गया होगा। आप गलत बात कर रहे हैं, आशब्द नहीं बोला मैंने। धनोपिया जी पहली बार नाम कांग्रेस के नंबर इसीलिए कम होते हैं धनोपिया जी कि कांग्रेस क्या करती है, उनको गांधी परिवार को सम्मान देने के अलावा किसी को नहीं देना चाहिए। आज तो नोटों सम्मान मिलता है, आपका सम्मान कौन दे रहा है? जनता सम्मान एक लाइन की बात हो सकती है कि आप खेद प्रकट कर दीजिए कि इस प्रकार से आपने संबोधित किया, बात खत्म हो जाएगी, नहीं तो चलने दीजिए। माँ महीम के प्रति पूरा सम्मान है, अरे छोड़िए शब्द के लिए देखिए कोई आप नहीं कह है। गए, मैंने कहा ठीक है आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है सर हितेश जी चलिए वापस आते हैं। बोलने ही नहीं दे रहे मुझे। जी हाँ हितेश जी दलित के लिए कुछ नहीं बोला मैंने, बोल तो लेने दो, एक गलती हो गई तो क्या पूरी परीक्षा खराब करोगे? गलती नहीं हुई, कोई गलती नहीं हुई। दर्शकों के साथ न्याय तो होने दीजिए। ठीक है सर, धनोपिया जी शब्द वापिस नहीं आते महाराज। सम्मान किया है ना, ठीक है सर, ठीक है किया है मैंने। ठीक है सर, आप तय कर दीजिएगा, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मेरी पूरी श्रद्धा है आपके ऊपर। और कहते हैं ना वो फेंके हुए शब्द वापस नहीं आते हैं, तो धनोपिया जी की दिक्कत मैं समझ सकता हूँ, पर बचना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 देखिए अभिलाष जी, ये कोई जाति का या उसका ऐसा समीकरण नहीं है जिसकी व्याख्या हम इस प्रकार से करें। और यदि ऐसा है तो भाई कांग्रेस खुद तय कर ले पहले। कांग्रेस भाई पीएसी कमेटी का चेयरमैन पीसी शर्मा को बनाया, सज्जन वर्मा को क्यों नहीं बना दिया? क्यों नहीं बना दिया? क्योंकि दलित है वो नहीं चाहते, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता क्या? क्यों नहीं? उसके लिए ब्राह्मण ही चाहिए उनको एक। तो पीसी शर्मा जब खुद बनते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो ब्राह्मण है। और जब सज्जन सिंह वर्मा का नंबर आता है तो ठाकुर भी आगे आ जाएंगे कांग्रेस में, ब्राह्मण भी आगे आ जाएंगे। और मैं फिर कहना चाहता हूं दीक्षित जी के सामने, मैं जातिवाद के ऊपर ज्यादा बोलूं, कांग्रेस की राजनीति की बहुत शोभा नहीं देता। उनने डीपी मिश्रा के समय से आज तक का दौर मध्य प्रदेश का तो देख ही रखा है, तो मैं इसको छोड़ता हूं। मेरा बहुत साधारण सा कहना है कि राजनीतिक क्षेत्र में सभी लोगों का एक समन्वय होना चाहिए, सभी वर्गों व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सभी राजनीतिक दल इस बात को ध्यान में रखते हुए फैसले लेते हैं। ठीक है, और उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मुझे लगता है ये इसका सकारात्मक पक्ष है। और ये भूल गए हैं कि हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मध्य प्रदेश के गौरव श्री लाल सिंह आर्य जी हैं, जो कई बार मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं मध्य प्रदेश से। इज अ वेरी सीनियर मैन। और तो मुझे नहीं लगता हमें किसी बात की कोई, हमें थोड़ा ना 24 अकबर रोड से जाके पूछना है। तो मुझे लगता है सबका सम्मान रखे और कांग्रेस पहले अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तो ढूंढ ले। कमलनाथ जी जैसे आभासी नेता, पर्यटन पर आने वाले पैराशूट के नेता आते हैं, 15 मिनट रुकते हैं और बेटे को भी ले जाते हैं। अब तो एक नया ट्रेंड चला है, वो नकुल नाथ जी को साथ में लाते हैं और साथ में ही ले जाते हैं वापस। मतलब वो ना खुद रह रहे हैं ना उसको रहने दे रहे हैं। 15 महीने में 15 दिन नहीं रहे होंगे। ठीक है, चलिए अरुण जी के पास आता हूँ। ठीक है सर, आपके पास आता हूँ। अरुण जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। 15 महीने में आखिरी बात आपको क्या आपत्ति है जी, आखिरी बात मैं बस रखना चाहता हूँ, मैं माननीय अरुण जी के सामने रखना चाहता हूँ कि पिछले 15 महीने में साहब आप लोग साक्षी, आप बता दीजिए 15 दिन भी वो यहाँ रहे हो, जबकि मध्य प्रदेश सरकार का पैसा, ओहदा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा पहले व्यक्ति है, अपने पास से खर्च करते हैं, ठीक है अरुण जी, मैं आता हूँ सर ये डिबेट डाइवर्ट हो जाएगा सर, डिबेट ना सर पर्सनल, अभी हम एक दूसरे के आरोप करना करके सियासत के सर ठीक है। अरुण जी सीधे आपका रुख कर रहा हूँ। अरुण जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या बीजेपी की ये मजबूरी है कि नए लोगों को सेट करना है तो पुराने लोगों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, या आपको लगता है कि ये वक्त का तकाजा है, ज्यादा प्रभावी
ज्यादा युवा हैं सिंधिया, और अगर उन्हें सेट करना है तो राज्य के कोटे के हिसाब से किसी के तो टिकट कटनी ही थी, और अगर कटनी ही थी तो गहलोत ही क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। सिंधिया अपनी जगह आए हैं, गहलोत अपनी जगह थे। जो बहस दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गई, मैं वापस उस पर आता हूँ। थावरचंद गहलोत दलित नेता जरूर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उनकी छवि दलितों के नेता की नहीं रही है। वो एक सौम्य शांत व्यक्ति हैं और इसीलिए मोदी जी ने उन्हें चुना था। वो दलित कोटे में मध्य प्रदेश के हिसाब से नहीं थे। उनका अपना कामकाज का तरीका और जो भी रहा हो, उसके लिए ये नहीं कह सकते कि नए को आगे लाने के लिए पुराने को हटाया जा रहा है। ये तो परंपरा है, हर दल में हो रहा है। नए लोग आते हैं तो पुराने लोग जाते हैं। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जिस तरह बीजेपी ने 75 साल का फार्मूला लगाया और लोगों को किनारे किया, उसके बाद ये एक अवधारणा बन गई। लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तविकता ये है कि पीढ़ी बदल जरूरी है और वो हो रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को कई राज्यों को देखना है। वो सिर्फ दिल्ली की सत्ता से काम नहीं चलने वाला। उत्तर प्रदेश सामने है और दूसरे राज्यों की परिस्थितियां भी ऐसी हैं जिनको सुधारना 2024 के लिए जरूरी है, और उसी को ध्यान में रखकर ये सारी तैयारी की जा रही है। कल जो कुछ भी होगा, जो लोग भी आएंगे, वो जाति और वर्ग से थोड़ा पीछे हटके अगले 3 साल का जो 2.5 साल का जो रोड मैप है, उस पर उनका ज्यादा ध्यान होगा। और दल कोई भी हो, उसमें पीढ़ी बदल होता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे क्षेत्रीय दल हो। अब आप शुरू करें तो ममता बनर्जी को लें तो उनका भतीजा आगे आया है, लालू यादव को लें तो उनके बेटे आए आए। नीतीश कुमार का अपना कोई राजनीति में नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में आ गए। तो हर जगह पीढ़ी बदलती है, परिवार तक। कांग्रेस में भी वही हो रहा है। भाजपा में ये जरूर है, हम ये कह सकते हैं कि अभी तक शीर्ष नेतृत्व में परिवारवाद नहीं आया है। इसलिए इस डिबेट में ये कहना कि दलितों का नेता, दलित चेहरा, अगर आपको वो देखना है, जातीय गणना देखना है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही राज परिवार से आते हों, लेकिन अगर सरकार के कोटे में देखो तो वो भी ओबीसी है। ऐसा नहीं है कि वो कोई ब्राह्मण या राजपूत हैं। राजा जरूर हैं, राज परिवार से हैं, लेकिन अगर जात का गणित जो भारत सरकार ने डिसाइड किया, उसमें उनकी जात पीछे आती है। ठीक है। तो ये सबके अलग अलग कारण हैं। सिंधिया जी को लेना एक अलग कारण है उसका, और वो आप सब जानते हैं। धनुपिया जी और हितेश जी दोनों उस पर बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि कांग्रेस की दुखती रग ज्योतिरादित्य सिंधिया है। उन्होंने जो किया उनका फैसला है, लेकिन कांग्रेस को दुख होना जरूरी है। कांग्रेस उन्हें बहुत सम्मान दिया, लेकिन अब कोई कमी रही होगी जो उन्होंने छोड़ा, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बनाया, मुझे लगता है कि जो हम लोगों के पास जानकारी है, थावरचंद गहलोत जी बहुत पहले से चाह रहे थे सक्रिय राजनीति से हटके कुछ उन्हें आराम का काम दिया जाए, क्योंकि राज्यपाल की कुर्सी पर कोई बहुत ज्यादा दायित्व तो उस तरह नहीं होता है। अगर कोई सौम्य व्यक्ति है तो कभी कोई विवाद या परेशानी कहीं नहीं आई है। तो इसलिए अगर हम बात करें, जो फैसले हो रहे हैं, जो कल लोग आने वाले हैं, वो एक रूटीन है, कोई नई बात अच्छा, नहीं। अरुण जी, क्या अब जो सिंधिया का आना था, या जो भी मैं अगर कोट अनकोट करूं बीजेपी कांग्रेस की लैंग्वेज में, तो क्या जो डील थी या जो शर्तें थी या जो बातें कही गई थी, जो वादा किया गया था, क्या वो पूरा हो गया है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैबिनेट में भी अब सिंधिया समर्थकों के पास अच्छी खासे पोर्टफोलियोज हैं, और केंद्रीय में मंत्रिमंडल में भी सिंधिया ने आने के लिए इंतजार किया। अब लगता है कि ये सब तमाम चीजें पूरी हो गई हैं और अब सिर्फ काम देखा जाएगा। अभिलाष जी, बात यह है कि डील क्या हुई ये हम नहीं जानते, लेकिन जो बातें सामने आई उनके मुताबिक यही था। और कोई भी व्यक्ति अगर दल बदल करता है या अपना घर छोड़ता है तो कोई ना कोई तो कारण रहता है जी। तो ये जो आपने कहा, मध्य प्रदेश में सबने देखा, सरकार में, संगठन में सिंधिया के समर्थकों को पूरा महत्व मिला है और मिल रहा है। भाजपा जैसी पार्टी ने, उनके लोगों ने उनको अपने साथ एडजस्ट किया है। हालांकि अभी बहुत कमी है, बहुत कुछ बाकी है, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में देखा जाए तो भाजपा का जो कार्यकर्ता है, भाजपा का जो नेता है, उसने उन्हें अपने साथ मिलाने की पूरी कोशिश की है। हितेश जी बैठे हैं और ये लगातार, हम इन्हें सोशल मीडिया पे वाच करते हैं, ये लगातार एक मुद्दे को उठाते हैं जो इन्होंने अभी भी उठाया था। खैर, चूंकि ये भाजपा से है, इनका काम यही है। लेकिन जो बात आपने कही कि सिंधिया के साथ डील,
तो डील के तहत क्या क्या होना अभी बाकी है ये सामने आएगा। लेकिन हाँ, ये तो तय था कि राज्यसभा की पहली डील थी। वो आपको याद होगा, राज्यसभा की वजह से ही सिंधिया को कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी। धनोपिया जी भी जानते हैं, अपने हितेश जी भी जानते हैं, क्योंकि उनके दो नेताओं की जो आपसी रंजिश थी, मैं रंजिश शब्द कहूंगा, उसके चलते वो इतना खिंचा कि राज्यसभा तो दोनों पहुंचे, लेकिन एक सरकार कांग्रेस का नुकसान हुआ और कमलनाथ बेचारे कहीं के नहीं रहे, ना वो मुख्यमंत्री रह पाए और ना वो सरकार चला पाए। उनमें उनका कोई दोष नहीं था। सिंधिया की नाराजगी कमलनाथ से कम दूसरे नेता से ज्यादा थी, जो धनोपिया जी अच्छे से जानते हैं। धनोपिया जी तो जो आप धनोपिया जी एक राज्यसभा की सीट नहीं दे पाए, अब उन्हें बीजेपी ने सीट दे दी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में उनके समर्थकों को जगह मिली है, संगठन में उनको जगह मिली है। तो सर, अगर इतना सब कुछ ठीक रहेगा तो कोई क्यों नहीं जाएगा? आखिर सियासत फिर होती किसी लिए है? देखिए अभिलाष जी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि किसको डील में क्या मिल रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सवाल इस बात का उठता है कि जो परंपरा उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिराई, उसकी कीमत के तौर पर कल आखिरी किस्त उनको मिलने वाली है कि कल वो उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अपने लोगों को करवाया, मंत्री बनाया, वो परंपराएं तोड़ी जो कभी आज तक इतिहास में नहीं टूटी। 15-15 धनोपिया जी, आप लोगों कंफर्म है? धनोपिया जी, आप कंफर्म है आखिरी किश्ती है और कुछ तो नहीं है? इसके बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 2023 तक का हिसाब है इनका। 2023 के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया क्योंकि मंत्री रह सकते हैं, पीरियड आगे तक जाएगा। बाकी सब आपको राहुल लोधी बने हुए दिखेंगे यहाँ मध्य प्रदेश। देखना, इनका हाथ में बहुत बुरा होगा। जनता सब जानती है, ये नोटों से खरीदी सरकार है, ये आखिरी किस्त है। हमें इस बात में आपत्ति है, जहां तक बात राज्यसभा की हो रही है, तो आदरणीय अरुण दीक्षित जी बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनके मैं किसी बात में इफ बट नहीं लगाना चाहता, लेकिन उनको सिंधिया जी को गलतफहमी रही। राज्यसभा भी थी और उनको तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा था, लेकिन चूंकि उनके साथ डील बहुत बड़ी हुई थी, उनका पूरा परिवार इस बात से परेशान था कि हमारा संपत्ति का क्या होगा। गवर्नर 500-700 करोड़ की संपत्ति उन्होंने अभी लगे हाथ उन्होंने कब्जा करा हुआ था। बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिससे वो परेशान थे। उनका एक बहुत छोटा सा व्यक्ति जो उनके साथ काम करता था, उसने उनको लोकसभा में हरा दिया था। तो सिंधिया जी बहुत घबरा गए थे और उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि पूरी परिवार की और उनके ससुराल पक्ष की सब भारतीय जनता पार्टी की है, वहां चले गए। लेकिन सौदा जो हुआ है वो आखिरी किस्त है, कल जो मिल जाएगी उनको। ठीक है। अच्छा वाजपेयी जी, आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई में एक कमिटमेंट था जिसे पूरा किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस डील कह रही है, और हम उसे अच्छी भाषा में कहें तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी और एक कमिटमेंट था जिसे पूरा कर रही है सरकार की, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा? या आपको लगता है कि नहीं, ये उनके कद और उनके कार्य क्षमता के हिसाब से उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है? देखिए अभिलाष जी, मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या कद है। यदि इस कद को और उनके गरिमा को कांग्रेस ने पहचान दिया होता तो ये परिस्थितियां ही नहीं होती। भाई एक जिद थी दोनों की, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की, नहीं हमें ही लूटना है मध्य प्रदेश को, तो हम किसी को भी इसके हित में सोचने नहीं देंगे। उन्होंने बोला जिसको सड़क पर उतरना उतर, ऐसे बात की जाती है? तब 18 साल से उस आदमी ने दिए, उनके पिताजी ने दिए, सबने दिए, कोई अच्छी बात है क्या? तो कांग्रेस में किसी को भी ऐसा दुत्कारा जाएगा, कौन रहेगा कांग्रेस में बताओ? और यही हुआ, भाई माँ बेटे बेटी की पार्टी होके रह गई। और आज की स्थिति में अभिलाष जी, मैं आपको एक खुलासा कर दूं कि ये पूरा परिवार माँ बेटी का और इनके ट्रेजरार हैं कमलनाथ जी, ये मिलके केवल धन को ठिकाने में कराने में लगे हुए हैं। स्विस बैंक से भारत का करार हो गया है कि वहां कोई भी राशि जमा होगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी भारत को बताने के लिए। अब वो पहले जैसी अंधेरे की स्थिति नहीं है, और इसलिए आपने देखा होगा ना बीच बीच में राहुल गांधी बाहर जाते हैं। वो बाहर क्यों जाते हैं? वो अपने धन को ठिकाने लगाने जाते हैं, क्योंकि अभी आप उनको नहीं समझ पाओगे। या आपने पाकिस्तान के नेताओं में देखा होगा, नवाज शरीफ के एक इंग्लैंड में घर बना के रखा है, लेकिन इतने सक्षम प्रधानमंत्री हमारे बैठे हुए हैं सर, और इतने हमारे प्रधानमंत्री सक्षम बैठे हुए हैं, तमाम मंत्री बैठे हुए हैं, और अगर उसके बाद भी कोई धन ठिकाने लगाने के लिए विदेश जाता है और आ जाता है ठिकाने लगाकर, तो फिर ये तो कार्य क्षमता हमारे मंत्री और सरकार के ऊपर ही सवाल ये निशान लगा देती है। इंटरेस्टिंग बात कही आपने जी। देखिए, जब मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं तो मतलब सरकार के पास कितनी होगी, और कारण यही है कि 70 साल में किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये फर्जी गांधी का परिवार जमानत पे भी आ सकता है। कितना पैसा खा गए लोग, आप सोचिए। नेशनल हेराल्ड के मामले में क्यों जमानत पर हैं? कोई सोच सकता, किसी की सरकार में हो सकता था ये, हम लोग की नहीं होती तो। ठीक है, तो मान के चलिए देश का भाग्य है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को चुना, और नरेंद्र मोदी जी की ये कर्मठता है कि आज इतने कद्दावर लोग भी लॉ के सामने जमानत पर घूम रहे हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा।
ठीक और है। ये एक आम आदमी के लिए खुशी का विषय है, क्योंकि कानून का ही है कि 35 व्यक्ति व्यक्ति जो हत्या में शामिल था, देश का गृह मंत्री बना हुआ है। 35 व्यक्ति अमित शाह देश का गृह मंत्री बना हुआ है। आप शब्द बोलेंगे, देखिए गाली देने से कुछ नहीं होता धनोपिया जी, उनके गाली देने से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सच है। 800 करोड़ रुपए घर में रख लिए थे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज हम जो बात कर रहे हैं जमानत ना सर, ये फिर पर्सनल हो जाएगा सुप्रीम सर। कोर्ट आप जाते हो, लेकिन इस जो विषय में डकैत सुप्रीम तो कोर्ट ने अमित भी शाह का मना कर परिवार दिया है, कि हम कोई उनके मदद नजदीक नहीं क्या करेंगे। बीसीआई का सचिव बना दिया है। हजारों करोड़ में कब्जा ठीक करके है, बैठे हुए ठीक है। हैं। चलिए, ये फिर पर्सनल हो जाएगा हितेश जी, धनोपिया जी, प्लीज सर, प्लीज अरुण जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस की इस खींचतान या सियासत एक तरफ, लेकिन मध्य प्रदेश से सिंधिया जैसा युवा चेहरा और एक डायनामिक चेहरा अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होता है तो मध्य प्रदेश को इस लिहाज से खुश होना चाहिए क्योंकि संभावनाएं बढ़ती हैं। हमने देखा है माधवराव सिंधिया, जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था उस वक्त जब रेल मंत्री बने थे तो मेरे ही शहर के स्टेशन की कायाकल्प उन्होंने कर दी थी। और ऐसे एक दो नहीं, मध्य प्रदेश के बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश को मिले थे उनके रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान। तो क्या आपको लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी हमें एक अच्छी अपेक्षा रखनी चाहिए और ये मध्य प्रदेश के लिए अच्छी बात है कि एक यंग और डायनामिक लीडर जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाने में कामयाब हो रहा है? बिल्कुल सही बात। देश के लिए अच्छी बात तो हमेशा रहेगी, कोई भी नेता आगे बढ़े, लेकिन आप ये देखिए बीजेपी में एक बड़ी लंबी लाइन है। केंद्र में जो है ग्वालियर से ही नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, उसके अलावा जो प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते, कई मंत्री हैं। सिंधिया जी के आने से जो स्थिति माधवराव सिंधिया जी की होती थी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में नहीं बनने वाली, क्योंकि यहां उनके समकक्ष और उनके स्तर के कई नेता भाजपा में काम कर रहे हैं। खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में जो हैं वो बड़े नेता हैं और वो नीचे से उठ के आए हैं, चाहे वो जयवान सिंह पवैया हो, नरेंद्र तोमर हो, अनूप मिश्रा हो, ये सब लोग नीचे से उठ के ऊपर आए नेतागण हैं। कोई आसमानी पैराशूट से नहीं उतरा है। सिंधिया जी दुर्भाग्यवश अपने पिता की मृत्यु के बाद राजनीति में आए, लेकिन बाकी सबने जमीनी स्तर से उठकर आए हैं। तो इनके अकेले आने से बहुत बड़ा फर्क मध्य प्रदेश को पड़ेगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि एक युवा नेता हैं, योग्य नेता हैं, उनके आने से थोड़ी और बढ़ोतरी होगी उसमें जो योग्यता इस वक्त काम कर रही है मध्य प्रदेश के लिए। लेकिन एक चीज और है, आंतरिक जो स्थितियां हैं उसमें आप ये देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कांग्रेस में मैदान बहुत खुला था, लेकिन भाजपा में वैसी स्थिति नहीं होने वाली, क्योंकि हर जिले में हर स्तर पर उनके समकक्ष नेता खड़े हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो अभिलाष धनोपिया जी कह रहे हैं और हितेश जी कह रहे हैं, धनोपिया जी की बात मैं किसी को भविष्य की बात कोई नहीं कह सकता, और क्या डील हुई है ना मैं जानता हूं, और कौन फर्जी है कौन असली इस पर भी बात न करें। लेकिन आज जमीनी स्थिति ये है, बहुत साफ है कि मध्य प्रदेश के मैदान में भाजपा के बहुत नेता हैं और बहुत योग्य नेता हैं। तेज वाजपेयी भी उनमें एक शामिल हैं। बहुत सारे लोगों के पास काम है, बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला कि अगर अकेले सिंधिया के आ जाने से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। ठीक है। आपकी जानकारी के लिए एक, आप जानते हैं मध्य प्रदेश के ही हैं कि मध्य प्रदेश को भाजपा और संघ की नर्सरी कहा जाता है। यहाँ हर जिले में, हर गांव में, हर कस्बे में भाजपा के लोग हैं। उनके बीच में सिंधिया जी की पहुंच स्वाभाविक भाजपा के कार्यकर्ता के नाते तो होगी, लेकिन अगर वो एक बड़े नेता के तौर पर जाएंगे तो उन्हें जगह बनाने में अभी समय लगेगा। बहुत सर समय कम है हितेश जी, आपसे मैं 5 सेकंड 10 सेकंड लूंगा। पहले धनोपिया जी से ले लेते हैं, फाइनल कमेंट के लिए आ रहा हूं सर 10-20 सेकंड में। सर धनोपिया जी प्लीज। नहीं, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले भी केंद्र में राज्य मंत्री रहे हैं। उस समय उनकी अनुकंपा नियुक्ति थी क्योंकि उनके पिताजी की दुर्घटना मृत्यु हुई थी। सोनिया जी ने कृपा करके उनको राज्य मंत्री बनवा दिया था। अब सौदेबाजी में जो उन्होंने सरकार भिजवाई है, जयचंदों के हेड बने हैं, हेड जयचंद ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर उनका प्रमाण पत्र मिल रहा है, उनका सम्मान हो रहा है। दोनों में अंतर है। मध्य प्रदेश का कोई भला होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश का क्या भला होगा? वो अपना खुद का भला करेंगे और संपत्ति भी कब्जा कर लेंगे। ग्वालियर के आसपास जितनी जमीन है वहां भी कब्जा कर लेंगे और मजे करेंगे। उन्होंने किसी का कोई भला नहीं किया आज तक। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने में एक आदमी भला बता दीजिए कि जो लोग बिके हैं, विधायक गए, इनको भी बहुत पैसा मिला था, लेकिन ऋषि मान के ये 2023 तक के मेहमान हैं। 2023 से भाजपा के पुराने लोग आएंगे
और दमोह बना देंगे। हर जगह राहुल गांधी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है हितेश जी, फाइनल कमेंट 20 सेकंड 30 सेकंड। देखिए अभिलाष जी, मैं अरुण जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि ददोपिया जी तो क्षोभ में है, नाराज है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का राहुल गांधी बहुत बड़ा फैक्टर थे जो उनको बढ़ने नहीं दे रहे थे। हमारे यहाँ पर मैं उसको दूसरी तरीके से देखता हूं कि नरेंद्र सिंह तोमर जी, शिवराज जी और इनके बाद की जो पीढ़ी है उसमें मैं उनको एक मजबूत और कद्दावर नेताओं के रूप में आगे बढ़ते हुए देखता हूं। और हमारी जो उसके बाद की विष्णुदत्त शर्मा जी हो गए, ज्योतिरादित्य हो गए, ये जो पीढ़ी है ये एक अच्छी टीम बना के इसी रूप में, जिस रूप में तोमर साहब और शिवराज जी की और प्रहलाद पटेल जी की, इनकी टीम ने काम किया, कैलाश जी की, मुझे लगता है कि ये हमारी एक अगली पंक्ति तैयार हो रही है जो कांग्रेस को बहुत लंबे समय तक दुखी तो रखेगी। चलिए बहुत अच्छी बात है और ऐसी अच्छी चिंता करिए आप, 23 में हम आएंगे वापस। चलिए बहुत सर दोनों को शुभकामनाएं हैं, सर दोनों को शुभकामनाएं हैं। बस ये है कि मध्य प्रदेश का कुछ भला हो जाए इसी उसके बीच तो बहुत अच्छी बात है। और जितना हम जानते हैं कि ना अच्छे नेताओं की कांग्रेस को कमी है, ना अच्छे नेताओं बीजेपी के पास कम है तो बस हमें लगता है कि सियासत में इच्छा शक्ति कम है, वरना मध्य प्रदेश जो स्वर्णिम बनने जा रहा है वो अब तक बन चुका होता। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका, हितेश वाजपेयी जी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया जेपी धनोपिया जी आपका इस डिबेट में जुड़ने के लिए। साथ ही तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। हमें दें इजाजत, नमस्कार।